रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? यस मैम। अगला स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर हुआ? एक बार चेक कर लो थोड़ा सा इशू हुआ है। स्क्रीन शेयर हुआ? हेलो, एक बार मुझे कंफर्म कर दो, मतलब स्क्रीन और रिकॉर्डिंग का मैसेज दोनों गया है कि नहीं, एक बार तुम लोग फिर से कंफर्म कर दो। हाँ मैम आ गया। अच्छा, यस मैम। अच्छा देखो हम लोग रिटायरमेंट का जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर चुके थे, और मैंने बोला था कि हम लोग जो एमसीक्यू से ट्रू फॉल्स से ये करने के बाद जो है फिर डेप्थ वाला पार्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन था हम लोग का, वो सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है ना, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रू फॉल्स पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अच्छा, पहला यहाँ पर दिया हुआ है बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स रिटायर। बोल रहा है कि कोई भी एक पार्टनर रिटायर करने से बिजनेस बंद हो जाता है, ऐसा ही ना बोल रहा है, तो ये फॉल्स, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई पार्टनर चला जाए तो बंद हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। एट द टाइम ऑफ, मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस मोमेंट पे नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिखता है, जो कि हमें लायबिलिटी साइड में दिखता है, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि क्या करना पड़ता है, किसी भी तरह के रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर में इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो होता है ना, इसीलिए तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रिजर्व में जो भी पैसा है मतलब प्रॉफिट का पोर्शन है, इसके अलावा जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और गुडविल, ये सब का एडजस्टमेंट होता है। तो ये सब तो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो होता ही है। तो ये बोल रहा है कि नहीं होता है, तो फॉल्स है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। बोल रहा है कि जो पार्टनर रह जाते हैं उनका पीएसआर वैसे का वैसे ही रहता है। क्या ऐसा जरूरी है? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर वो लोग चाहते हैं कि जैसा था वैसा रहेगा तो रह सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या ऐसा कोई रूल्स है? फॉल्स। कि नहीं, ऐसा, हाँ फॉल्स होगा। ऐसा थोड़ी ना कोई रूल्स है कि अकाउंटिंग ईयर इनका जब स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे में ही जो है रिटायरमेंट लेना है। कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, बस उसे इंटीमेशन देना पड़ेगा, जो उनका डीड में लिखा हुआ होगा वैसा फॉलो करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। जो चले जा रहे हैं उनको अपना गुडविल का शेयर जो है भूल जाना है। ऐसा होता है क्या, गुडविल का शेयर भूल जाओ, ऐसा बात है? फॉल्स। फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल का शेयर मिलता है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि भूल जाओ। गुडविल अगर है तो गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, तो ये भी फॉल्स था।
If a partner retires in between the accounting year, then he is not entitled to any profit from the date of beginning of the year till his date of retirement. हम ये क्वेश्चन का मतलब समझा देते, फिर तुम लोग बोलो। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है अकाउंटिंग ईयर के बीच में, जैसे मान लो कोई अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर तो हमारे यहाँ बोला जाता है अप्रैल टू मार्च को, किसी का जैन टू दिसंबर भी हो सकता है, किसी का जून टू जुलाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है कि अगर अकाउंटिंग ईयर के बीच में रिटायर होता है देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट, उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैन टू दिसंबर है किसी का अकाउंटिंग ईयर, अब कोई मान लो रिटायर कर रहा है सितंबर 10th को, ठीक है, एक एग्जांपल 10 सितंबर को, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसे अकाउंटिंग ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके रिटायरमेंट डेट तक जो भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट का पोर्शन तो ईयर एंड होने से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना नॉर्मली, लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई रिटायर होता है तो उसे क्या क्या मिलना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं रिजर्व मिलना चाहिए, गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट का हिस्सा उसे नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन तुम लोग बोलो क्या लगता है उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इतने दिन तो उसने भी मेहनत किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट में, प्रॉफिट के अर्निंग में इनका भी जो है कंट्रीब्यूशन है जो रिटायर हो रहे हैं, तो क्या उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यानी ये वाला यहाँ पर फॉल्स होगा, यहाँ पर बोल रखा है नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैसे हमें ऐसा शायद क्वेश्चन में अभी तक मिला नहीं है मुझे जितना याद आ रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, हम लोग जब डेथ वाला चैप्टर जो है करेंगे ना, वहां पर भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, वहां पर ऐसे जब उनका डेथ हो जाता है इन द मीन टाइम, देखो रिटायरमेंट तो इंसान बोल के ले सकता है, लेकिन मरना तो किसी के हाथ में नहीं है, वो कभी भी किसी का डेथ हो सकता है, उसके साथ अकाउंटिंग ईयर ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, तो उन्होंने जितने दिन मेहनत करके प्रॉफिट अर्न किया है उतने पे उनका हक है, ठीक है, तो इतने तक का प्रॉफिट में उनका हक है और ये मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। फिर 7th नंबर क्या बोला है, देखो 7th नंबर में बोल रहा है द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। वैसे मैंने जेएलपी नहीं करवाया है, करवाएंगे, ठीक है, जेएलपी नहीं करवाया, लेकिन ये शायद तुम लोग थोड़ा सा बता सको, कोशिश करके देख सकते हो। यहाँ पर इफ द फर्म हैज टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब हम बता देते हैं कि मान लो बिजनेस में 3 या 4 अगर कोई पार्टनर है, वो जैसे हम लोग इंडिविजुअली घर पे तुम लोग के नाम के पॉलिसी ले सकते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स के नाम पे कोई पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता है ना, तो वैसे ही ये जेएलपी का मतलब होता है ज्वाइंटली जो है पॉलिसी लिया गया है बिजनेस के तरफ से पार्टनर लोगों के नाम पे। इफ द फर्म हैज टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब बात समझो, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, 3 पार्टनर थे, तीनों ने ज्वाइंटली एक पॉलिसी लिया था, तो ज्वाइंटली चला रहे थे, ज्वाइंटली मतलब क्या, बिजनेस से प्रीमियम भर रहे थे, जब कोई पॉलिसी लेते हैं ना तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो जाता है, ठीक है। जैसे 5 साल का पॉलिसी तो 5 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा, प्रीमियम का भी ना अलग अलग कंसेप्ट होता है, मतलब ईयरली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान लो कोई ये ए रिटायर कर रहा है तो ये चला जाएगा, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी एग्रीमेंट वगैरह बना है वो तो तीनों के नाम पे बना होगा, और अगर कोई भी एक उसमें से चला जाता है तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इफ द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये नॉर्मल बात समझो, ठीक है, ये तो एक कॉमन सेंस का बात है कि तीनों ने मिलके पॉलिसी लिया था, अगर कोई भी एक चला जाता है तो पॉलिसी तो एज इट इज रहा नहीं, तो अब वही बोल रहा है इफ द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर चला जा रहा है तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। एक्चुअली जब पॉलिसी लिया जाता है ना तो उसमें मैच्योर वैल्यू और सरेंडर वैल्यू दोनों रहता है। जैसे मान लो किसी ने 10 साल का पॉलिसी लिया लेकिन वो 10 साल का पॉलिसी नहीं चला पा रहा है, तो अगर बीच में वो पॉलिसी बंद कर देता है तो ऐसा नहीं कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब वो ना डिपेंड करता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर बंद कर दिया तो वो पॉलिसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि अगर आप 1 साल भी पॉलिसी नहीं चलाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो किसी एक पॉलिसी का ऐसे है कि 5 इयर्स बाद, देखो आफ्टर 5 इयर्स मान लो एक पॉलिसी ऐसा है कि किसी को 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो 5 साल तक प्रीमियम भर रहा है, सपोज करो कि 10,000 करके, ठीक है, 10,000 पर एनम कर देते, ठीक है, 1 मिनट देखते कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं, 10,000 करके अगर 5 साल का भरेगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 करके 5 साल का भरेगा तो 50,000 होगा, तो 10 लाख तो नहीं मिल सकता, इसको एक काम करते हैं, इसको 60,000 कर देते, ठीक है, 5 साल बाद 60,000 मिलेगा, 10,000 पर एनम करके मान लो उसको पॉलिसी में प्रीमियम भरना है। अब मान लो पहला साल 10,000 भर दिया, ठीक है,
और पहले साल सरेंडर वैल्यू एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नील। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि पहले साल 10,000 भरे, फिर बोल रहे नहीं चला पाएंगे, तो क्या हो जाता है कि कुछ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट ईयर फिर से 10,000 भर दिया, अब मान लो सरेंडर वैल्यू, और इसके बाद अगर कोई पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो सरेंडर वैल्यू लिखा हुआ है 8,000 कि 10-10-20 दे दिया है, आप पॉलिसी नहीं चला पा रहे तो 8,000 मिल जाएगा। ऐसे सब स्कीम में लिखा हुआ रहता है। ये जस्ट मैंने तुम लोगों को नॉलेज दिया कि कैसे स्कीम बनता है। फिर 10,000, और इन द मीन टाइम अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो कितना मिलेगा, मान लो मिलता है यहाँ पर 15,000 ऐसे करके, तो दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। ठीक है, सरेंडर करना। तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है लिया गया है, कोई एक पार्टनर चला जा रहा है, तो देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो मैंने इतना सारा चीज तुम लोग को कॉमन सेंस के लिए बताया, तो तुम लोग बोलो मुझे क्या ये ट्रू है कि फॉल्स। इफ द फर्म हैज टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगर कोई फर्म जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है, देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर हो जाने से क्या इनको इस पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा? लॉजिक क्या बोल रहा है, करना पड़ेगा कि नहीं? हम तो ये डिटेल्स में पढ़ाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लेकिन एक बार कोशिश करके देख सकते हो क्या आंसर होना चाहिए। बोलो क्या आंसर True. होना चाहिए जॉइंट। हाँ बोलो। ट्रू होगा। हाँ ट्रू होगा, सही बोल रहे हो, ट्रू होगा। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक साथ लिया है, कोई भी एक पार्टनर चला जाएगा, एग्रीमेंट तो दूसरा बन जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट में 3 लोगों का नाम है, वहां से एक लोग अगर चले जाए, जो रिटायर कर रहा है पर्सन, वो थोड़ी ना और प्रीमियम का पैसा भरेगा। मतलब प्रीमियम का पैसा बिजनेस से भरा जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन उस प्रॉफिट को अर्न करने में उसका तो और कोई हाथ है नहीं, तो प्रीमियम का पैसा तो उससे जा नहीं रहा है। ठीक है, तो अब उसे पूरे पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ पर इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। फिर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी से है, देखो तुम लोग कॉमन पोर्शन है, अगर कर पाते हो, एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ठीक है, रिजर्व पे कंसेंट्रेट करना। ठीक है, रिजर्व का मैंने ट्रीटमेंट तुम लोग को बताया, उसी के तरह ही होगा। एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये रिजर्व नहीं होता तो क्या आंसर होता? वही वाला जेएलपी के लिए भी होगा। तो तुम लोग बताओ False क्या होता है। आंसर? अभी ट्रू है। फॉल्स या ट्रू? सही बोलो। ट्रू ट्रू। ट्रू होगा ना। अगर कोई भी रिजर्व अपीयर करता है बैलेंस शीट, तो वो हर एक पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, एनी रिजर्व, तो जेएलपी रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया, फिर भी मैंने तुम लोग को थोड़ा सा कोशिश किया बताने का, हिंट्स दिया, तो तुम लोग बोल पा रहे हो, बोल पाओगे, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आसान है। अच्छा, और इस पे है नहीं जेएलपी का। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फिर से क्वेश्चन आ रहा है, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। फॉल्स है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनता ही है, एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन होता है अगर बिजनेस में गुडविल है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट तो बनेगा, और रिवैल्यूट नॉर्मली होता ही है। ठीक है, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये गलत बात है। एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग रिटायरमेंट करें, इसके बाद ही डेथ आएगा। Profit on revaluation is credited to continuing partner. Retiring partner is not entitled any profit on revaluation. बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिलेगा उसका हिस्सा, रिटायरिंग पार्टनर को ये हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या ये सही बोल रहा है कि गलत है? बोलो, इतने सारे तो रिटायरमेंट। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स, इतने सारे तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन किए हम लोगों ने, सभी को मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अच्छा, सिर्फ एडमिशन में ऐसा होता है, रिवैल्यूएशन के केस में ओल्ड पार्टनर को मिलता है। और अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, याद करो, अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है जहां पर एसेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यूज एज इट इज रखने का बात होता है, वहां पर 2 बार रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। एक बार जब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड सेकेंड टाइम इफेक्ट को कैंसिल आउट किया जाता है, और प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सारे पार्टनर इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक बार मैंने याद दिलाया तुम लोग को ये वाला। अच्छा, अब देखो एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, एमसीक्यूज में पहला ये क्या दिया हुआ है, सी डी एंड ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। डी रिटायर्ड हो गया है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सी एंड ई इज 3:2 एंड द रिजर्व ऑफ 12,000 इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। ठीक है,
कौन से रेशियो में पार्टनर लोगों में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बोलो रिजर्व किसको मिलेगा, पहले ये सोच लो कि रिजर्व किसको मिलेगा, सी डी ई तीनों को या फिर सीई को, बोलो रिजर्व तो सभी को मिलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द आउटगोइंग पार्टनर, है ना, रिजर्व तो सभी को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हम दिखाते हैं, दिखाते हैं रिजर्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि CDE 3 पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरह से है, हाफ 1/3 1/6, ठीक है, हाफ 1/3 1/6। तो हाफ 1/3 और 1/6। तो सबसे पहला बात है रेशियो हम लोग का इक्वल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो 236 का एलसीएम कर लो तो भी होगा, ठीक है। ये जो जिन लोग का मैथ है वो लोग मैथ की क्लास में करते हो, ठीक है, मैंने रेशियो स्टार्ट किया है तो वहां पर तो मैंने ये चीज सिखाई, या तो तुम लोग इसमें एलसीएम कर लो या फिर सभी के बेस को जो है इक्वल करने का कोशिश करो, ठीक है। तो अगर वैसे नहीं कर पाते हो कि कितना करके इक्वल करना चाहिए, तो सिंपल तरीका है एलसीएम कर लो, 2 × 3 × 1 × 1 × 1, तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 6 = 1/3 × 6, 1/6 × 6, तो ये देखो 3:2:1, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, रेशियो बन गया। अच्छा, रेशियो किसका बन गया, CDE का रेशियो बन गया है, ठीक है। तो CDE ये हो गया CDE का रेशियो, C:D:E। अब रिजर्व है, ठीक है, कोई एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिजर्व तो सभी को मिलेगा, रिजर्व है 12,000, ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, C, D और E। अभी अभी तो हम लोगों ने जो मल्टीपल चॉइस वहां पर किया, ट्रू फॉल्स किया, वहां पर हम लोगों ने देखा ना कि रिजर्व तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, 12,000 का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें सभी के अंदर, तो 12,000 3/6, 2/6 और 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है। ये इस तरह से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6, 4 और 2,000, मतलब 1 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का आंसर सी हो। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर ना जेएलपी है, तो ये जेएलपी को करने के लिए हमें जेएलपी का कंसेप्ट चाहिए, सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट से नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को स्किप कर देते हैं, ये हम लोग जब जेएलपी करेंगे तब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो तुम लोग भी याद रखना, हम भी यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये है जेएलपी रिलेटेड, ठीक है। जब हम लोग जेएलपी करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, तो हम लोग वहां पर ये वाला क्वेश्चन का पोर्शन सॉल्व कर लेंगे। 4th नंबर का देखो, ए बी and C are partners sharing profits in the ratio 2:2:1. On retiring of B, goodwill was valued at 30,000. Find the contribution of A and C to compensate B. बोल रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या गया 30,000, बी को अगर कंपेंसेट करना है गुडविल के लिए तो ए और सी कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि बी को गुडविल का कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल। पहले ये चेक करते हैं, टोटल तो है 30,000, इसमें से बी को कितना मिलना चाहिए उतना ही ए और सी कंपेंसेट कर देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना मिलना चाहिए, 30,000 है और बी का रेशियो है 2/5, 12,000, ठीक है, 12,000 मिलना चाहिए। अच्छा, ये 12,000 जो है कौन देगा, ए और सी कंपेंसेट करेगा जो गेनिंग पार्टनर होगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं गेनिंग पार्टनर कौन है। अब इसको हम लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तो है बी, देखो अगर कंट्रीब्यूशन ए और सी, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये देखो ऐसे करके ए बी सी, ठीक है, इनका ओल्ड और उसके बाद इनका न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है, ओल्ड रेशियो है 2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो कुछ नहीं बोला है, रिटायर कौन कर रहा है, बी, ठीक है। तो बी का शेयर कौन ले लेगा, ए और सी ले लेगा, और कैसे लेगा इसके बारे में अगर कुछ नहीं बताया है तो इनका जो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना है उसी के बेसिस पे ले लेगा, ऐसा ही हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, ऐसे करके ही होता है। 2/5 को कैसे लेगा 1/5, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर हो गया 2/5 प्लस 4/25, ये हो गया 1/5 प्लस 2/25। तो यहाँ पर 25, 10 प्लस 4, 5 प्लस 2, तो 7/25, और ये हो गया 14/25, ठीक है। अच्छा, अब गेन कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली यही वाला पोर्शन गेन हुआ ना, ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा मिला यही वाला पोर्शन तो गेन हुआ। तो गेन का अगर रेशियो निकालोगे ना तो यही वाला निकलेगा 4/25, 2/25। चेक करके देख सकते हो कैसे निकलेगा, ये देखो। अभी कितना, पहले कितना मिलता था 2/5, अभी कितना मिल रहा है 14/25। तुम लोग देखना, ठीक है। यहाँ 25 हो गया, 25, ये 10 माइनस 14, तो देखो कितना आ गया 4/25। मैंने बोला ना 4/25, यही तो गेन है जो प्लस हुआ इनके शेयर में, यही तो गेन है ना। और ये 1/5 था और अभी बन रहा है 7/25, तो इनका भी देखना 2/25 होगा, तो 25 माइनस 2/25, ठीक है। ये देखो 4/25, 2/25, यही गेन हो गया माइनस में, यानी दोनों को गेन हुआ है, तो गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा, गेनिंग रेशियो 4:2, मतलब 2:1, ठीक है। 2:1 हो गया हम लोग का गेनिंग रेशियो। और वैसे भी अगर हम लोग जैसे सीखा हुआ है हम लोगों का कि अगर हमें कुछ नहीं बताया जाए कि कैसे शेयर हो रहा है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। ये देखो 2:1, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार पूरा करके बता दिया कि तुम लोग को एक बार रिकॉल हो जाए। 2:1 हो रहा है, तो ये जो है कंपेंसेशन 2:1 में किया जाएगा, तो 2/3, 1/3, तो ये हो गया 3 से डिवाइड करने से 4000 और 2 8000, और यहाँ पर 4000। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच हो रहा है। 8000 और 4000 चेक करते हैं। 8000 4000 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो रहा है, ऑप्शन बी। तो फोर्थ नंबर का था, फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी हो रहा है। हम एक बार फिर से बता देते हैं। फोर्थ नंबर में पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, क्योंकि हमें बोला था कि बी चला जा रहा है, गुडविल 30,000 है, तो उनको कंपेंसेट ए और सी अगर करते हैं तो कितना कितना करेंगे, तो उतना ही करेंगे जितना गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लिया और उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फोर्थ वाला हो गया हम लोग का। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में देखो, ABC वेयर पार्टनर्स ABC were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1, respectively, with the capital balance of 50,000 for A and B. ठीक है, and for C 25,000. B declared to retire from the firm and balance in reserve on that date was 15,000. बोल रहे कि तीन पार्टनर थे ABC जिनका PSR कुछ ऐसा था और उनका कैपिटल ऐसा था 50,000 फॉर A एंड बी दोनों का 50,000 करके, सी का 25,000। बी ने डिक्लेरेशन दिया है कि वो रिटायर करना चाहते हैं, और जब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया तब बिजनेस में रिजर्व था 15,000 जो तीनों में बटेगा एबीसी। गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 है एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7050, ये भी तीनों में जाएगा, ये भी तीनों में जाएगा, ये भी तीनों में जाएगा, ये वाला पॉइंट भी तीनों में जाएगा। और गुडविल जो है इसमें बी का जो शेयर है बी को मिल जाएगा, और वो कंपेंसेट कौन करेंगे, ए और सी। अगर दोनों गेन करते हैं दोनों को कंपेंसेट करना पड़ेगा, अगर कोई एक गेन करेगा तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट ऑफ बी। लोन अकाउंट ऑफ बी मतलब बी को ये लोग बाद में पेमेंट करेंगे, तो बी को कितना पेमेंट करना था, अगर पेमेंट कर देते तो टू कैश हो जाता, बीस कैपिटल टू कैश। अगर लोन बना रहे बाद में पे करेंगे तो 20 कैपिटल टू 20 लोन अकाउंट, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि कितना उनके लोन अकाउंट में जाएगा, मतलब बेसिकली उनका कितना पेबल अमाउंट है। तो क्या क्या पे करना पड़ेगा उनको, उनका कैपिटल पे करना पड़ेगा, उनको उनका रिजर्व पे करना पड़ेगा, गुडविल का हिस्सा पे करना पड़ेगा। तुम लोग कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम लोग एक लेजर बना सकते हो, सबसे आसान तरीका है 20 कैपिटल अकाउंट बोल के लेजर बना लोगे तो आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बी का जो कैपिटल है वो तो उनको मिलना ही चाहिए जो कि है 50,000, ठीक है। बी का कैपिटल है 50,000, ए और बी दोनों का 50,000 करके ना, तो बी का भी 50,000 रिजर्व का हिस्सा मिलेगा, तो बाई रिजर्व, ठीक है।
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना कितना हो रहा है। रिजर्व कितना था, रिजर्व था इनका 15,000। 15,000 में बी का रेशियो है 2/5, 15,000 इंटू 2/5 मतलब 6,000, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7050, चेक करते हैं 7050, 7050 इंटू 2/5, देख लेते हैं कितना होता है। 7050 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 2820 ये मिलेगा। और गुडविल का देखते हैं कि बी का शेयर में कंपेंसेट किसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग मतलब बेसिकली ये सारा ही वर्किंग है। बी इज शेयर ऑफ गुडविल 2/5 हो जाएगा टोटल गुडविल का। तो टोटल गुडविल बी का कितना है, टोटल गुडविल है 30,000, 30,000, 12,000। कंपेंसेट कौन करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अच्छा गेनिंग पार्टनर कौन होगा, तो ये देखो ये रेशियो और पहले वाला अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, जिसका मैंने रेशियो कैलकुलेट करके दिखाया, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो दोबारा से नहीं निकाल रहे, गेनिंग रेशियो कुछ ऐसा हो जाएगा 2/3 1/3, सेम अमाउंट है ना, इसीलिए मतलब सेम रेशियो है, इसीलिए मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2/3 ए के तरफ से, 2/3 सी के तरफ से। ठीक है, बी तो रिटायर कर रहे हैं, तो ये हो गया 8,000 और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, ये एंट्री होना चाहिए। 8,000 फ्रॉम ए, 4,000 फ्रॉम बी एंड 12,000 टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर बीस कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई एस कैपिटल बाई सीज कैपिटल 8,000, सॉरी 4,000, गलती से 12,000, 4,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, टोटल लगाते हैं 8,000 और 4,000, 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 50, 70,820, 70,820, 70,820 ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 70,820, हाँ ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग का हुआ फिफ्थ नंबर। ठीक है, सिक्स्थ नंबर देखो, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। सी रिटायर्स ऑन ए डिसाइडेड डेट। ठीक है, पहले से डिसाइडेड था कि सी रिटायर करेगा पर्टिकुलर डेट पे, उस डेट पे सी ने रिटायरमेंट ले लिया। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। तो कितना रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा गुडविल का हिस्सा। ठीक है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये तो यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। 60,000 में रिटायर कौन कर रहा है, सी का शेयर है 1/6 यानी कि 10,000। ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल 10,000। ठीक है, तो 6 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा 7th नंबर का देखते हैं, ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. A retired and goodwill of the firm is valued 24,000. What will be the treatment for goodwill? Credited to revaluation account 24,000 नहीं, goodwill के treatment के साथ तो revaluation का कोई लिंक नहीं है। goodwill का treatment क्या होता है, जो मतलब retiring partner है, two retiring partners कैपिटल अकाउंट होता है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, और गेनिंग पार्टनर का गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होता है। बस यही तो करना होता है। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन से तो कोई लिंक नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर बोल रहा है ओनली एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 12,000, बोल रहा है कि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा
12,000 से। तो एक बार चेक करते हैं, 24,000 का ए का रेशियो होता है 3/6, तो 4,000 इंटू 3 12,000, ये सही बोल रहा है, लेकिन ओनली इनका अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000 से, ऐसा नहीं है। बाकी पार्टनर में से कोई जो कंपेंसेट करेगा उनका अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये 7 का आंसर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना पहला बात है कि गेनिंग जो होता है ना, उन्हीं के रेशियो से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ये सैक्रिफाइस मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गेन करते हैं वही तो कंपेंसेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। मतलब ये मेरे हिसाब से लिख तो दिया है ऑब्लिक देके, लेकिन गेनिंग पार्टनर ही तो कंपेंसेट करता है ना। तो इसीलिए ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लैंग्वेज गलत है। अगर ये ओनली वाला बात नहीं रहता तो हम बोलेंगे कि यही वाला सही है, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 12,000। हाँ, ये तो सही है कि ए का कैपिटल अकाउंट 12,000 से क्रेडिट होगा, बट डेबिट किसका होगा? किसी ना किसी का तो होगा, बी या सी दोनों में से। अगर दोनों गेनिंग पार्टनर है तो उनकी गेनिंग रेशियो में कोई एक है तो वो कंपेंसेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर्स को कौन सा आंसर तो सही माना गया है? ऑप्शन बी को सही माना गया है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना, तो ये तो प्रॉपर्ली गलत है आंसर, ये वाला भी गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर ओनली लैंग्वेज जुड़ गया है, ठीक है, इसीलिए गलत है। ये सही है, एडजस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो अगर होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही होता, लेकिन फिर भी ये तीनों में ये सही आंसर है, इसीलिए हम लोग इसको टिक करेंगे। बाकी दोनों क्यों इससे कम सही है? पहला ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, उसमें तो रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। दूसरे में ओनली ऐड हो गया है कि ओनली एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 12,000, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इनकमिंग पार्टनर है उनका अकाउंट 12,000 से क्रेडिट होगा, बाकी गेनिंग पार्टनर का भी तो डेबिट होना चाहिए, ये सही दिया है। एडजस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी गेनिंग पार्टनर जो है वो अपना कंपेंसेशन करते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो चले जा रहे हैं, यानी कि जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेसिकली, उनको 12,000 मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन जो है हम लोग का बी। अच्छा, फिर 8th नंबर का देखो, बैलेंस ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, ठीक है। बैलेंस ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल स्टूड एज ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 2 लाख, ठीक है। तो ये जो इनका कैपिटल है यही इनका पीएसआर भी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के साथ प्रोपोर्शनेट है, बराबर है। मतलब ए का प्रॉफिट, एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 232 हो जाएगा। 2 लाख 3 लाख 2 लाख का अगर प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे तो वो 232 हो जाएगा। ए डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी एंड सी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 1,40,000 एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, ठीक है। गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, वो तो हमें पता है, गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है। अब ऑप्शंस क्या-क्या दे रखा है देखो, ऑप्शंस में हमें दे रखा है क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, क्रेडिट एज अकाउंट विद 40,000, डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट विद 10,000 एंड सी's कैपिटल अकाउंट विद 30,000। अच्छा, तो बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट नहीं, 1,40,000 तो गुडविल का वैल्यू है। अगर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको गुडविल का कितना हिस्सा मिल रहा है। तो 1,40,000, क्योंकि ये ऑप्शंस गुडविल से रिलेटेड है तो हम उसी का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर है ए, तो ए का गुडविल का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 बाई, यहाँ पर रेशियो ऐसे निकलेगा 2 बाई कितना हो गया, 3 + 2 5 + 2 7, तो ये हो गया 40,000, है ना। ये हो गया ए का गुडविल का हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्रेडिट एज अकाउंट विद 40,000, ये सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये तो गलत लिखा हुआ है। क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, बोल रहे सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को 1,40,000 से क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं होगा। फिर बोल रहे क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,40,000, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। ओल्ड या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा 1,40,000 को क्रेडिट या डेबिट नहीं किया जाता है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उनके शेयर ऑफ गुडविल को उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, डेबिट गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को किया जाता है।
तो ये आंसर सही दिख रहा है, ठीक है। ये तो दोनों गलत है, ये सही है। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो हमारा टैली हो गया कि 40,000 से ए का अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो रिटायरिंग है, एंड डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट विद 10,000 एंड सी's 30,000। ये सही है कि नहीं वो हम प्रूव करके दिखा देते, ठीक है। मतलब ये सही है, हम दिखा देते कैसे, क्योंकि देखो दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब थर्ड वाला ही हम लोग का सही होगा। फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते क्यों ये वाला हम लोग का सही है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:2, ठीक है। ओल्ड पीएसआर 2:3:2, ए बी सी ओल्ड था 2:3:2, और ये कहाँ से मिला, बोल दिया था उनके कैपिटल के साथ प्रोपोर्शनेट है। तो 7:7:7 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए के जाने के बाद ये लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। ए के जाने के बाद ये लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये देखो प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। 3/7 था पहले, अभी 1/2 हो जाएगा, तो 14 माइनस 1/14। -3/14, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो 1:3, ठीक है। शेयर ऑफ एज गुडविल, ए का जितना शेयर ऑफ गुडविल है, ए का शेयर ऑफ गुडविल है 1,40,000, इसका 2/7, दैट इज 40,000। अब ये 40,000 कंपेंसेट हो जाएगा बी और सी के तरफ से 1:3, यानी 1/4 और 3/4। तो 1/4 होने से हो गया 10,000 और 3/4 होने से हो जाएगा 30,000। चेक कर लेते हैं। अब आंसर चेक कर लो, जो लास्ट वाला ऑप्शन, ये देखो बी's कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट होगा, बी का 10,000 से, सी का 30,000 से। ये देखो वही प्रूव हो गया, सी का 30,000 से, ये रहा 30,000, और बी का 10,000 से, ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशियो ये आ रहा है। वैसे तो ऑप्शन ऐसा हमारा दिया हुआ है, देख के ही पता चलता है ए बी नहीं होने वाला, तो सी ही होगा, ठीक है। फिर भी एक बार हमें ट्राई करके देख लेना चाहिए क्यों सी सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस बाकी रखे, बाकी सब हो गया, बस जेएलपी का 2 पोर्शन मैंने बाकी रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने नोट डाउन भी कर लिया है, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं बाई चांस, ठीक है, भूलेंगे नहीं फिर, तो तुम लोग मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को भी एक बार स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ना जेएलपी दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हमें करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है, जेएलपी से रिलेटेड है। जेएलपी यहाँ पर मैंने एक नोट डाउन किया है, यहाँ पर 2 छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो जेएलपी से रिलेटेड है, ठीक है। जेएलपी जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, ABC वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज अंडर, ठीक है। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट है ए, नीचे देखते हैं उधर फिक्सचर दिख रहा है BC, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर और कैश। ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ, ठीक है, ए का तबीयत खराब है, गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो उसने नोटिस दिया है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड as on 31st March 2020, the term of which were as follows। तो जो रिटायरमेंट का एग्रीमेंट है वो उसके हिसाब से क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है रिटायरमेंट होने के वो बता दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 which showed a net profit of 42,000 was to be reopened। बोल रहा है कि 42,000 का जो प्रॉफिट है
वो रीओपन करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने एक इलास्ट्रेशन में भी क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी दिया है, ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो। तो 42,000 का इनका नेट प्रॉफिट है जो कि इन्हें रीओपन करना है। अब रीओपन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्लोज हो चुका था। जब प्रॉफिट देखो पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल। किसी भी बिजनेस में पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल। वैसे तुम लोग को पार्टनरशिप में ट्रेडिंग का कोई कंसेप्ट रहता नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अकाउंटिंग पर्पस जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देता है, ठीक है, हमें पीएल एप्रोप्रिएशन ये सब देता है। तो हम बता रहे, देखो जैसे ट्रेडिंग से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये जीपी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बोल के एक अकाउंट होता है, वहां पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट ओपन, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज, ये नेट प्रॉफिट ओपन, फिर ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट क्लोज हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्लोज किया हुआ प्रॉफिट को फिर से ओपन करो, मतलब जिनको जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उनसे वो सारे रिटर्न ले लो। क्यों, क्योंकि बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद 6,000 एज बोनस, ये सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, रिटायरमेंट एग्रीमेंट में। जब भी रिटायरमेंट होगा तो प्रॉफिट को रीओपन किया जाएगा, बी को बोनस दिया जाएगा 6,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क which had developed upon him during the year, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो उस वजह से सभी ने एग्री किया है कि हाँ बी को 6,000 का बोनस मिलना चाहिए। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड एंड द रिवाइज्ड रेशियो इज 231 एज एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 बोल रहा है कि जो पीएसआर है उसे रिवाइज्ड कर दिया गया है, 2:3:1 कर दिया गया है 1 अप्रैल 2019 से ये रेशियो माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। जबकि पहले रेशियो इनका कुछ 3:1 था, और उसके बाद बैलेंस शीट में बना था 31 का, ठीक है, 31 ऑफ ये मार्च होगा, 31 ऑफ फेब तो नहीं होता है, 31 ऑफ मार्च होगा, ये बैलेंस शीट बना था। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग ईयर के स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही बोनस देके, उसके बाद 1 अप्रैल से मान के चलेंगे कि जो रेशियोज था वो 2:3:1 था। मतलब जब प्रॉफिट रीओपन होगा तो सबसे कितना कितना प्रॉफिट रिटर्न लेंगे, जितना सबको दिया गया था, तो सबको प्रॉफिट कितने कौन से रेशियो में दिया गया होगा, जो पहले का रेशियो इनका बनाया हुआ था 3:1 में दिया गया होगा। अब ये जो नया एग्रीमेंट इनका रिटायरमेंट एग्रीमेंट है उसको फॉलो जब किया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा, प्रॉफिट से पहले बोनस दिया जाएगा, बचे हुए प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना कि ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जब रिटायरमेंट होगा तो ऐसे बोनस दिया जाएगा, और उसके बाद जो है रिवाइज रेशियो कुछ ऐसा माना जाएगा, वो भी 1 अप्रैल 2019 से माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, 5 साल का प्रॉफिट का सिंपल एवरेज करना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, और उससे हमें गुडविल कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। और ईयर एंड कब का होना चाहिए, 31 मार्च ईयर एंड होना चाहिए। तो यहाँ पर 31 मार्च 16 का प्रॉफिट, 17, 18, 19, 20। फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड 39,800, मतलब फिक्सचर का कुछ वैल्यूएशन में चेंज हुआ होगा, यहाँ पर दे रखा है, चेक करते हैं। एकदम स्टार्टिंग में हमें फिक्सचर दिया हुआ था, फिक्सचर 30,000 था, 39,800 हुआ है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस 2%, डाउटफुल डेट एंड रिमेनिंग एसेट वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू, मतलब बाकी चीजों का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होने वाला। दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी, जो भी अमाउंट ए को पे करना है वो बी के थ्रू से पे होगा, ठीक है। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, बी और सी बोल रहे हैं हम लोग बिजनेस को आगे जैसे चला रहे वैसे चलाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे 3:1 में हमारे अंदर, एंड डिसाइडेड टू रिटेन फिक्सचर्स इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6%। उन्होंने डिसाइड किया है फिक्सचर्स का वैल्यू जो है वही रखा जाएगा, रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। और प्रोविजंस जो है उसको टोटल 6% इंक्रीज किया जाएगा, 2% तो है और 4% इंक्रीज करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6%। क्यों लिखा है, देखो, इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%, 6% तक इंक्रीज करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 लाख एज बिफोर टू बी मेंटेन इन द न्यू प्रॉफिट रेशियो बी एंड सी। बोल रहा है कि
ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी का टोटल कैपिटल 3 लाख रखना है उनको, और ये 3 लाख वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अंदर, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब बी को कितना लाना है 3/4 और सी को कितना लाना है 3 लाख का 1/4। ठीक है, मतलब जितना भी कम बेसी होगा इस तरह से उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। Prepare capital account of partner, cash account, balance sheet of B and C after giving effect to the above agreement on the retirement of A। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज पास करना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजों को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला टास्क होगा कि प्रॉफिट को रीओपन करना। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ईयर एंड है, तो प्रॉफिट को रीओपन करने का मतलब है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो जैसे हुआ था वैसे रिटर्न बैक ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर, इलास्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो प्रॉफिट किन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, पार्टनर लोगों में। पार्टनर लोग कौन कौन है, ए बी सी है। ठीक है, तो उनको जब प्रॉफिट दिया होगा उनका कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, प्रॉफिट वापस लेंगे तो उनका कैपिटल डेबिट करेंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट चल रहा है तो इसे एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट रिटर्न बैक फॉर रिटर्न बैक फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कुछ दूसरे तरीके से होना है, इसीलिए जो प्रॉफिट दिया गया है उसे रिटर्न बैक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ठीक है, 3:1 रेशियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 3:1 रेशियो में, 3:1 मतलब 3/6 में हम लोग रिटर्न बैक ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब पहले देख लेते हैं प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया गया है 42,000। ठीक है, तो 42,000 को हमें यहाँ पर रिटर्न बैक लेना है, तो 42,000 यहाँ पर रिटर्न बैक हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाई 6 यानी 7,000 इंटू 3 21,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 7,000 इंटू 1 7,000। ठीक है, ये पहले क्या हो गया, हम लोगों ने प्रॉफिट को रीओपन कर लिया। अब क्या करना है, बी को देना है बोनस, तो फिर से बोनस देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों लिखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के भी एक चैप्टर होता है, तुम लोगों ने 11 में ये किया होगा। ठीक है, फिर भी हम तो करवाएंगे, तुम लोग का है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, अगर ट्रायल बैलेंस वगैरह सारा चीज बन जाता है, फिर अगर हमें कोई रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है फॉर सम रीजन, तो हम लोग को पीएल एडजस्टमेंट यही वाला जो है लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज बन चुके हैं, तो अगर हम लोगों को कोई चेंजेस करना है तो प्रॉफिट में चेंजेस होगा, तो इसीलिए हमेशा प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है उस चेंजेस से तो प्रॉफिट को क्रेडिट करो, अगर घट रहा है तो प्रॉफिट को डेबिट करो, लेकिन अकाउंट का नाम क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 का बोनस पे किया जाएगा टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट being bonus credited to B's कैपिटल। ठीक है, बोनस बी को दे दिया गया, और जैसे ही बोनस दे दिया गया प्रॉफिट कम हो गया, 42,000 से अगर 6,000 बोनस में चला गया तो प्रॉफिट कितना बचेगा, प्रॉफिट बचता है 36,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर लोगों में, देखो वही बोला था, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस वाज टू बी रिवाइज्ड एंड द रिवाइज्ड रेशियो 231 फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो हम लोग अब इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
to A's capital, to B's capital, to C's capital. अच्छा, ये कितना बच रहा है प्रॉफिट? 42,000 से 6,000 लेस हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर करके दिखा देते ताकि तुम लोग को याद रहे। यहाँ पर 36,000 का प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन रेशियोज जो है वो चेंज हो जाएंगे, 2-3-1 हो जाएगा, 2-3-1। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 6, 6,000 इंटू 2, 12,000, 6,000 इंटू 3, 18,000, 6,000 इंटू 1, 6,000। being profit distributed in new profit sharing रेशियो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, पॉइंट 1 हम लोग का हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, हम एक बार देखते हैं मेरा रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यूएशंस करना है, ठीक है, और गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो उसके लिए तो वर्किंग बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सारे चीज ही तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो कुछ पेज हम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का एंट्रीज के लिए पेज चाहिए होगा। तो कितने सारे पेज रखे? 1 2 3 4 पेजेस रख देते हैं। यहाँ पर तो 2 ही पेज है, ठीक है। वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बना रहे हैं। 4 पेज मैंने रख दिया है। मुझे लग रहा है कि इतना सारा पेज तो लग ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज प्रिपेयर करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल का हमें कैसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला है? गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट करने के लिए बोला, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट जितना निकल के आएगा, और वैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट लेना है। देखते कितने साल का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। 1 2 3 4 5 इयर्स का ही दे रखा है। 15 23 मतलब 16 से लेके 20 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 16 से लेके 20, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है 15 23 25, 15 23 25, 15 23 25, 35 42, 35 और 42, इसमें टोटल करेंगे टोटल प्रॉफिट। फिफ्टीन 23 25 35 और 42, 1,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 28,000।
ठीक है, तो 28,000 यहाँ पर लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो गुडविल निकल के आ जाएगा 56,000। ठीक है, अच्छा अब गुडविल किसको मिलेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका शेयर ऑफ गुडविल हमें देख लेना चाहिए। तो ए रिटायरिंग पार्टनर है, ए, हाँ ए रिटायरिंग पार्टनर है, ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी नया रेशियो ये रहेगा क्योंकि ये 1 अप्रैल से काउंट किया जा रहा है, तो 2/6। तो यहाँ पर लिखते हैं एज शेयर ऑफ गुडविल 28,000, सॉरी 56 इंटू 2/6, 2/6 था। ठीक है, 56 इंटू 2/6, 18.667, मतलब एक्चुअली मैंने 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया है, कर लेते हैं, तुम लोग कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर लो, मिल जाएगा 18,667 तुम लोग को मिल जाएगा अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर रहे हो। ठीक है, तो 18,667 ये ए का शेयर ऑफ गुडविल है, जो कि कंपेंसेट वही करेंगे जो गेनिंग पार्टनर है। तो पहले चेक करते हैं गेनिंग पार्टनर कौन है, तो ए बी सी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या है, ये वाला, ये 2/6, 3/6, 1/6, 2/6, 3/6, 1/6। न्यू रेशियो में बीसी रहेंगे, और बीसी का शायद 3:1 ऐसा इन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा है, ये रहा 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3:1, मतलब 3/4, 1/4। अब हम लोग गेन चेक करेंगे, किसका गेन है, 1/6 माइनस 1/4, तो 6 और 4 का एलसीएम कर लेते हैं, 12। ठीक है, 6 माइनस 9, माइनस 1/12, तो दोनों ने ही गेन किया है, तो गेनिंग रेशियो B/C 3:1। ठीक है, तो ये 3:1 में कंपेंसेट होना चाहिए, 3/4, 1/4, 3/4 बाई बी और 1/4 बाई सी। ठीक है, ये सी के थ्रू से होगा, तो 18,667, 18,667 डिवाइडेड बाई 4, 466, 466.7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4667। ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा, इंटू 3, तो 14,000, 14,000 टोटल करने से हो जाता है 14 प्लस 4, 18,667। ठीक है, ये वाला इस तरह से हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एंट्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने एंट्री के लिए जगह रख रखा है। ठीक है, तो कंपेंसेशन होगा, कौन कंपेंसेट करेगा, बी और सी। तो पहले कितना सारा एंट्री हो चुका है, 3 एंट्री हो चुका है। अब हम लोग 4th नंबर एंट्री लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, being goodwill एडजस्टेड। तो ए को मिलना चाहिए 18,667, चेक कर लेते हैं एक बार, 18,667, 14,000 और 4,667, 14,000, 4,667। ठीक है, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सी पॉइंट है नेक्स्ट। फिक्सचर को रिवैल्यू किया गया 39,800, पहले फिक्सचर था कितना, 39,830 था, मतलब 9,800 से फिक्सचर का वैल्यू जो है इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फिक्सचर अकाउंट डेबिट, फिक्सचर का वैल्यू बढ़ गया है, तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट 9,800, क्योंकि 39,800 हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन, $9,800 being asset increased। अच्छा, फिक्सचर के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, फिक्सचर के बाद
सी पॉइंट तो हो गया, चलो फिक्सचर वाला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। सी पॉइंट अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है, पीबीडीडी भी क्रिएट करना है, 2% बनाना है पीबीडीडी। तो ये रहा डेटा, 90,000 पे 2% पीबीडीडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो 6th नंबर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में लॉस, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, 90,000 पे 2%, 1800, ठीक है। 90,000 ही था, एक बार देख लो, 90,000 और 2% क्रिएट करने के लिए बोला गया है। बीइंग एसेट डिक्रीज्ड, अच्छा अब रिवैल्यूएशन तो और कुछ नहीं है, चेक कर लेते एक बार। पॉइंट ए कंप्लीट, पॉइंट बी कंप्लीट, पॉइंट सी कंप्लीट, ठीक है। अमाउंट जो भी ए को दिया जाएगा वो बी देगा, उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीबीडीडी को उन्हें और भी बढ़ाना है, कैपिटल 3 लाख रखना है। चलो रिवैल्यूएशन का तो और कोई पॉइंट है नहीं, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ये इन पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, 7th नंबर, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस चेक करते हैं। यहाँ पर 9,800 का प्रॉफिट और 1,800 का लॉस, तो बेसिकली प्रॉफिट ही हो रहा है कितना, 8,000 का, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस 8,000 हो रहा है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट कैसे पता चला कि प्रॉफिट हुआ है, ये देखो 9,800 प्रॉफिट था और 1,800 का लॉस हुआ, 8,000, ठीक है। टू एस कैपिटल, तीनों पार्टनर को मिलेगा, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, being revaluation loss distributed, अच्छा इनका पीएसआर रेशियो जो है नया वाला कितना है, नया वाला है 3:1 शायद, नहीं 2:3:1, ठीक है 2:3:1। अच्छा चेक करते हैं कितना होगा, 8,000 से डिवाइड करना है, 8,000 डिवाइडेड बाई, ये शायद पॉइंट में आ जाएगा मुझे लग रहा है 2, हाँ 2,667, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 4,000, अच्छा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 मतलब 1,333, ठीक है। तो ये 3 रखेंगे तब ये 7 और 3 ऐड होके 0 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। या फिर इसे अगर बाई चांस 6 रखते हैं तो इसे 4 करना चाहिए, बाकी लॉजिकली यही 7 होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 6 था, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद हम लोगों ने इसलिए इंक्रीज नहीं किया, तो रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला था क्वेश्चन में, देखते हैं। रिवैल्यूएशन तो हो गया, अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी, वो तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। और बी और सी ये चाहते हैं कि जो इनका पीबीडीडी है वो ये 6% तक इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा 8th नंबर। देखो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी ऐसे ये वाला क्वेश्चन जब करवाया था तब मैंने बोला था कि कैसे करके हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो वहां पर मैंने नहीं दिखाया था, वहां पर मैंने डायरेक्टली दिखाया था, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, ठीक है। ये रहा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट बीइंग PBDD raised up to 6%, और ये लॉस जो है वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए, प्रोविजंस फॉर, ये देखो प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट
अकाउंट डेबिट, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर। ये जो एसेट हम लोग का और भी डिक्रीज होगा उसका अमाउंट हम लिख के दिखाते हैं कैलकुलेट करके, फिर यहाँ पर दो जो पार्टनर है उनके कैपिटल में वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी और सी पार्टनर बच रहे क्योंकि ये तो रिटायरमेंट में जो रिवैल्यूएशन है उसके बाद से फर्दर रिवैल्यूएशन है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू PBDD raised up to 6%, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो या फिर ऐसा सेम क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन में था उसमें मैंने ये पॉइंट नहीं दिखा के इसलिए मैंने इस बार दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब डायरेक्टली बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम लोग नेट एंट्री भी कर सकते हैं या फिर दो एंट्री भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहले कि कितना हो रहा है रिवैल्यूएशन का अमाउंट, ठीक है, सॉरी मतलब डेटर का जो 6% इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 ये हो चुका है, अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो डेटर कितना था, डेटर था हम लोग का 90,000, है ना, डेटर हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है 90,000 का डेटर था। पहले हम लोग को 2% और उसके बाद हम लोग को टोटल 6%, देखो यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन को 6% तक बढ़ा के लेके जाना है, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, ये देखो एट द रेट ऑफ 6% हमें टोटल इंक्रीज करना है, तो 6% 90,000 पे होता है 5,400, ठीक है। तो ऑलरेडी कितना इंक्रीज हो चुका है, ऑलरेडी 2% जो है वो इंक्रीज हो चुका है। नाउ कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, नाउ 4% इंक्रीज टू रेज अप टू 6%, ठीक है। ये हमें करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब 5,400 यहाँ पर टोटल हो रहा है, 6% का मतलब हम यहाँ पर दिखाते हैं, 6% का मतलब 5,400 बोल रहा है, तो इसमें से 2% पहले ही हो चुका है, 90,000 का 2% होता है 1,800, ठीक है। तो ये पहले ही हो चुका है ऑलरेडी इंक्रीज, ठीक है, ये कितना हो चुका है 1,800, तो अभी 6% करने के लिए और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 5,400 माइनस 1,800, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये क्या हो गया 5,400 माइनस 1,800 3,600, 4% और इंक्रीज करना है, ठीक है। तो 3,600 का इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3,600 का लॉस है जो कि इन पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन हाँ अब रेशियो ध्यान में रखना है, ये बाद में हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक के रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन हो चुका है, अभी इसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका जो नया रेशियो है उसमें होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है, तो 3:1 में होना चाहिए, ठीक है। तो 3/4 1/4, तो 3,600 डिवाइडेड बाई 4 यानी 900 इंटू 3, 2,700, 900 इंटू 1 900 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री नंबर 9। अच्छा, और एक एंट्री हमें करना पड़ेगा कि ए का कैपिटल अकाउंट जो हमारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर एक लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर जगह रख दिया है मैंने। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो जगह रखा हुआ है इसमें हम बाकी चीज को जो है बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें बोला है यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A B C particulars A B C
बाई बैलेंस बीटी, पहले कोई भी अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिखना पड़ेगा अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो तीनों का ही रहा है 1,50,000 1,50,000। अच्छा, ए का 1,50,000, बी का 1,00,000 और सी का 50,000। अच्छा, कोई रिजर्व वगैरह है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, चेक करते हैं। फिक्सचर दिया है यहाँ पर, नहीं रिजर्व तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बाकी एंट्री देख देख के पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रीज चेक करना स्टार्ट करते हैं। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट। तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले टू पीएल एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 14 और 7,000। अच्छा, उसके बाद का एंट्री देखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल। तो बाई पीएल एडजस्टमेंट 6,000 बोनस का, ठीक है। बी के अकाउंट में जाएगा, बी को बोनस मिल गया। उसके बाद प्रॉफिट का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, पीएल एडजस्टमेंट टू ए बी सी कैपिटल। तो बाई पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, अब देख लेते हैं कितना कितना है, 12, 18, 6। ये है बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन और ये है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, 3 एंट्री तो पोस्ट हो गया, बी सी टू ए। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बीस कैपिटल, बाई सी कैपिटल टू एस कैपिटल। बीस कैपिटल 14 और सी कैपिटल 4, 6, 6, 7। तो 14,000 बी से ए को जाएगा और 4, 6, 6, 7 सी से ए को जाएगा, और ए को मिलेगा बी के तरफ से 14,000 और सी के तरफ से 4, 6, 6, 7 फॉर गुडविल, ठीक है। ये एंट्री पोस्ट हो गया। फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, तो हम लोग तो कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, ये नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी, ये भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी कैपिटल, ये हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाय, ये प्रॉफिट का साइन होता है, पाई बोलते हैं इसे, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया 2,667 4,000 1,333, 2,667 4,000 1,333। अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन टू पीबीडीटी, हम लोग तो कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो बीस कैपिटल सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन बोल के, या फिर नेट एंट्री पास कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, या फिर नेट एंट्री हम लोगों ने जो किया था वो अगर पास करोगे तो भी चलेगा, टू पीबीडीटी बोल के। जैसे ये दोनों का नेट हम ये बता रहे हैं, ये दोनों का नेट क्या हो रहा है, बी सी टू पीबीडीटी, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जैसे हम वैसे कर देते, टू रिवैल्यूएशन बोल के 2,700 और 900, टू रिवैल्यूएशन 2,700 और 900, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया पोस्टिंग। उसके बाद बस, उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब इनका कैपिटल इनको क्या रखना है वो कुछ बताया है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर बोला है कि इनको अपना कैपिटल जो है 3 लाख रखना है, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 3 लाख का 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे हम। यहाँ पर पहले कर लेते हैं कितना होता है। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, 3 लाख बी और सी, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3/4 और 1/4। अच्छा, तो कितना बनना चाहिए 3 लाख का, 75,000 सी का कैपिटल होना चाहिए और बी का होना चाहिए 2,25,000। ये वाला हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग में दिखाएंगे। 2,25,000
और ये हो जाएगा 75,000। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा, वो बोला है यहाँ पर ए को जो भी पेमेंट होगा, ये एक नया पॉइंट था, ये शायद उस क्वेश्चन में नहीं था। द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। पहले देखते हैं कि ए को कितना पे करना है, वो रिटायरिंग पार्टनर है। पहले ए का हम लोग टोटल लगाते हैं। ए को क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा? ए को पेमेंट करना पड़ेगा 1,50,000 इनका कैपिटल, प्लस 12,000 प्रॉफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन में उनका हिस्सा हुआ, 14,000 बी का कैपिटल, सी से मतलब बी का गुडविल का हिस्सा जो सॉरी ए का गुडविल का हिस्सा जो बी से मिला, ये सी से मिला। ठीक है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,667। तो इनको टोटल मिलना चाहिए 183,334, लेकिन इससे कम ही मिलेगा 183,334, क्योंकि उधर कुछ लॉस वगैरह है, वो भी तो एडजस्ट होगा। और यहाँ पर इनका 20,000 का जो है प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 21,000 इनसे डेबिट करवाया गया। तो 1,62,334 ये पेमेंट करना है। और पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ए के लोन में ट्रांसफर होता तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अगर डायरेक्ट बिजनेस से पे होता एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अभी बोल रहे हैं कि बी पे करेगा, तो बी के कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बी बिजनेस से ले लेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बी अपने पास से दे दिया पर्सनली और कभी बिजनेस से नहीं विड्रॉल करेगा, करेगा। ठीक है। फिलहाल बी दे रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? टू बीज कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पर 1,62,334, मतलब बेसिकली एंट्री क्या हो रहा है वो देख लो। अगर एंट्री देखोगे तो समझ में आ जाएगा पेमेंट का एंट्री कैसे हो रहा है। हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 लिख के दिखाते हैं। पेमेंट का एंट्री कुछ इस तरह से होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ए के कैपिटल अकाउंट को हटा दिया जा रहा है, लेकिन उतने का लाइबिलिटी बी से बन जा रहा है, मतलब बिजनेस से बी बाद में कभी ना कभी ये पैसा जो है वो ले लेगा। ठीक है। फिलहाल तो वो पे कर रहा है, तो उसको क्रेडिट बनाया जा रहा है। ठीक है। क्रेडिटर बना दिया जा रहा है बिजनेस का, कि बी अभी पे कर रहा है ए को, बाद में उसको बिजनेस से दे दिया जाएगा। तो ए टू बी, तो हम लोगों ने लिख दिया है टू बी। अब बाई ए भी लिखना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री को लिख के दिखाया ताकि तुम लोग को समझ में आए। अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई एज कैपिटल बोल के बी के कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,62,334। ये देखो दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग टोटल करते हैं बी का। बी का कितना हो रहा है? 1,62,334 प्लस 4,000 और 6,000, 4 और 6 10, 10 और 18 28, 1,28,000 प्लस 1,00,000 है 1,28,000। तो यहाँ पर हो गया 2,90,334, 2,90,334। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से माइनस कर देते हैं 14,000, माइनस हो जाएगा फिर से 14,000, माइनस हो जाएगा 2,700। ठीक है। तो बच रहा है 2,59,634। ठीक है। 2,59,634 बच रहा है। तो यहाँ पर देखो, इनको रखना है 2,25,000। ठीक है। तो इसका गैप कितना आ रहा है? बात समझो कि यहाँ पर हम लोग का कैपिटल क्लोजिंग बी का निकल के आ रहा है 2,59,634, लेकिन इनको 2,25,000 ही रखना है। तो बाकी कैपिटल ये क्या करेंगे? विथड्रॉल करेंगे। विथड्रॉल करेंगे तो एंट्री क्या होगा? टू कैश बोल के एंट्री हो जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं 225 और 30। ठीक है। तो इसका मतलब 34,634 इतना ये विथड्रॉल कर लेंगे। अब सी का चेक करते हैं। सी का कैपिटल कितना बन रहा है? 50,000 और 56 प्लस 57,333। ठीक है। 57,333। अच्छा, यहाँ पर पहले चेक कर लेते इतना हो रहा है 57,000। हाँ बोलो। 34,000 করতে আসলো ব্যালেন্স করে এই দেখো এখানে বি এর ক্যাপিটালটা কত হচ্ছে? বি কে তো 2,25,000 রাখতে হবে না, কিন্তু বি এর ক্যাপিটালটা ক্যালকুলেট করে কত এলো সেটা দেখো। বি এর ক্যাপিটালটা হচ্ছে এই দেখো 1,00,000। 1,28,000 হ্যাঁ, এটা কত এসেছিল? 1,00,000 আর এটা হয়ে গেল এটা এসেছিল 1,00,000 2,55,000 এই 1,28,000 ডেবিট এসেছিল। আর হ্যাঁ এগুলো মাইনাস হবে, আবার 28 মাইনাস আর 27 মাইনাস। না এক মিনিট, আমার মনে হয়
দাঁড়াও ভুল হলো, এটা কিছু ক্যালকুলেশন ভুল হয়ে গেল। 1 লাখ প্লাস 6000 প্লাস 18000 প্লাস 4000, 1,28,000। আচ্ছা, মাইনাস মাইনাস 14,000 মাইনাস 14,000 माइनस 2,700। ओ अच्छा 97300 आ रहा है, हाँ 97300 आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, शायद मैंने गलत कर दिया, फिर 97300 आ रहा है। अच्छा, अब इनका कैपिटल इनको 2,25,000 रखना है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा पैसा। ও এইটা যে অ্যাড করলাম না তো, ওই জন্য ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটা অ্যাড করতে হবে, তো এটা আগেই বের হলো না যে কতটা পেমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ 1,62,334, এটাও তো অ্যাড হবে, है ना? এটা তো আগেই ক্যালকুলেট করলাম না যে এ যেটা পেমেন্ট পাবে রিটায়ারমেন্টে সেটা বি দেবে, তাহলে একটা এন্ট্রি এক্সট্রা হলো না, এখানে করলাম। এই দেখো এটাও তো অ্যাড করতে হবে, মানে 1,28,000 এখানে হলো প্লাস 1,62,334, তাহলে কত হচ্ছে 1,20,000। হ্যাঁ 293,334, এইবারে মিলে যাবে। দেখো 293,334 ওর ক্যাপিটাল হচ্ছে, কিন্তু অতটা হবে না, কমই হবে, কারণ পিএল থেকে ওর ডিডাক্ট হয়েছে এত, ঠিক আছে। এই 14 পেয়েছে, 14 আগে পেয়েছিল, সেটা রিটার্ন ব্যাক করে তার বদলে পেয়েছে 18, ঠিক আছে। তো যাই হোক 14 এখান থেকে ডিডাক্ট হবে, আরো 14 ডিডাক্ট হবে, গুডউইল কম্পেনসেট করছে, রিভ্যালুয়েশনের যে পিবিডিডি এক্সট্রা করার জন্য 2,700 এর হচ্ছে, তাহলে ওর ক্যাপিটাল আসছে 259,634, কিন্তু ওকে রাখতে হবে 2,25,000, তাহলে বাকিটা উইথড্রল করে নেবে, তাই না? তাহলে এই ডিফারেंसটা এই যে 259,634 ये वाला हो रहा है, लेकिन इनको कैपिटल रखना है 2,25,000 3 लाख के हिसाब से, तो बाकी पैसा ये विथड्रॉल कर लेंगे 34,634। बोलो बुझते पारले? ऐसे ही करके सी का भी निकालो, ऐसे ही करके सी का भी निकालना है। तो सी का देखो हम लोगों ने किया, सी का टोटल हम लोग का कितना आया 57,333, ठीक है 57,333 ये आ रहा है, लेकिन इनको कैपिटल कितना रखना है, इनको कैपिटल 75,000 रखना है, ठीक है। अच्छा, अब 57 मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसको शायद मुझे एक बार रब करना पड़ेगा, देख लेते हैं। 57,333 इनका कैपिटल बन रहा है, ऊपर से 7,000 डिडक्ट होगा, 4,667 डिडक्ट होगा और 900 डिडक्ट होगा, तो इनका क्लोजिंग कैपिटल बन रहा है 44,766, बट इनको 75,000 कैपिटल बनाना है, तो इनको कैश एडिशन करना पड़ेगा, जैसे उनका विथड्रॉल था, इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, -75,000 करके चेक करो कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 30,234। बाकी अगर तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी तुम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बाई कैश ये कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, सी, ठीक है। तो सी को कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 30,234। इन दैट केस ये जो टोटल है ना, ये यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये कम अमाउंट हो रहा है, ठीक है। ये तुम लोग चाहो तो वर्किंग में भी करके देख सकते हो, अगर तुम लोग चाहो तो इसको वर्किंग में भी करके देख सकते हो, जैसे हम दिखा देते हैं। अगर देखो भूल जाते हो बाद में तो एक काम करते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दिया मैंने 20 कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर कर दिया मैंने 30 कैपिटल, ठीक है। तो बी का कैपिटल कितना हो रहा था, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो हम दोनों ही एक बार फिर से बता देते हैं। बी का हम लोग का हुआ था ये एंट्री होने के बाद, ठीक है, ये एंट्री होने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 290,334, ठीक है। ये और इसमें से माइनस हो जाएगा 14,000, फिर से माइनस 14,000, ठीक है, और 2700, ठीक है। इनका कैपिटल बन रहा है 259,634, यहाँ पर लिखते हैं। ये देखो 20 कैपिटल कितना होना चाहिए, 20 कैपिटल हो रहा है 259,634, ठीक है। बट शुड बी कितना होना चाहिए वो भी देखो, यहाँ पर ही तुम लोग को मिल जाएगा 2,25,000, 2,25,000। देन विथड्रू, ये पैसा निकाल लेंगे 225, 34,6, ये देखो 34,634,
4, ठीक है, ये इतना पैसा निकाल देंगे। अच्छा, और सी का जो कैपिटल होना चाहिए दैट इज 75,000, ठीक है। अब देखते हैं इनका कैपिटल कितना बन रहा है, हम फिर से समझा देते हैं। ये देखो इनका कैपिटल कितना बन रहा है, सी का कैपिटल चेक करते हैं। सी का कैपिटल ये देखो, सी का 50,000 था, ठीक है, फिर उसको 6,000 मिल गया प्रॉफिट से। अच्छा, 133 मिला रिवैल्यूएशन से। अच्छा, इसके ये मत लो, ये मैंने बाद में लिखा, अभी लिखा, ठीक है, ये अभी लिखा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर -7,000, ठीक है, इनका डिडक्ट हो जाएगा, 4,667 इनका डिडक्ट हो जाएगा, 900 इनका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिडक्ट होने के बाद इनका बच रहा है 44, यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर ऐसे ये लो 44,766, ठीक है, 44,766 इनका कैपिटल बच रहा है, बट इनका कैपिटल इतना होना चाहिए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस, देन इंट्रोड्यूस, कम है ना तो पैसा डालना पड़ेगा, -75,000 कितना पैसा डालना पड़ेगा, 30,234, 30,234, और पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैश टू कैपिटल, ठीक है, तो बाय कैश, और जब विथड्रॉन होगा तो टू कैश, वही चीज किया है, ये देखो, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये बाई एज कैपिटल, ये वाला मैंने पहले लिखा है, ये सब बाद में लिखा है। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं तो तुम लोग का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये देखो ये पहले ही लिख दिया, ये देखो ये पहले ही लिखा था मैंने, बाई एज कैपिटल, और जो बैलेंस करके आएगा ना, ये देखो ये लेजर बैलेंस करके भी आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो हम समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं, 162,334, 162,334, बाकी तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी तुम लोग को मिलेगा 162,334, लेकिन हाँ समझ के हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने इस तरह से किया। ये देखो 20 कैपिटल, ये कौन सा वाला एंट्री है ये भी बता देते, ये एंट्री वो वाला है कि हम लोगों ने क्या किया, ए रिटायरिंग पर्सन है, ए का कैलकुलेट किया, ए को इतना पेमेंट करना है, पेमेंट कौन करेगा, बी, इसी वजह से इसका एक एंट्री आया, जो कि हमारे इलास्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा करवाया, अदरवाइज हम स्किप कर सकते थे। ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ए का पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट में ए का भी कॉलम है, बी का भी है, लेजर तो तीनों बने हुए हैं ना, ए बी सी का, तो वहां पर ये एंट्री पुट हो गया, इसी वजह से यहाँ पर ये एंट्री पुट हो गया, ए का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया कि ए को कितना पेमेंट करना है, ठीक है, तो ए का टोटल 183,334 ये पहले कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि इनका जो कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है कि इनका क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ। अब ये चेक करेंगे कि इनका क्लोजिंग कैपिटल ये इससे कितना कम या ज्यादा है, बी का क्लोजिंग कैपिटल 2,25,000 होना चाहिए, उससे कितना कम या ज्यादा है, तो बी का कैपिटल ज्यादा हो रहा था, तो बी को विथड्रॉल करने का परमिशन मिल जाएगा, और सी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि सी का कैपिटल कम आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करने से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया, इसका टोटल हमारा बनेगा 87,567, तुम लोग चेक करके देख लो, ठीक है, 87,567 हो जाएगा, टोटल करके देखो पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बन गया, कैश अकाउंट बनाना है, ये देखो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, कैश का पहले देखेंगे, ओपनिंग कोई बैलेंस है, 50,000 कैश का बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी 50,000। अच्छा, अब कैश का देखो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन बी ने किया, सॉरी विथड्रॉल बी ने किया है, बी टू कैश, तो ये हो जाएगा बाई बीस कैपिटल, और सी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो सी टू सीज कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल, तो सी को कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ा, 30,234, ठीक है, और इन्होंने विथड्रॉल कर लिया 34,634, और कहीं पर भी कैश रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं था, हम लोग एक बार चेक करना चाहे तो करके देख सकते हैं, ये देखो कैश रिलेटेड कोई भी एंट्री हम लोग का नहीं था कि कैश अकाउंट में हमारा पोस्ट होगा, ठीक है, कैश रिलेटेड कोई एंट्री नहीं था। अब हम लोग इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो 50,000 था, सी ने इंट्रोड्यूस किया 30,234, मतलब 80,234 जो है टोटल हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कैपिटल कितना बच रहा है, 80,234 माइनस 34,634, 45,600, 45,600, ये
कैश अकाउंट हम लोग का बन गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर ये कैश अकाउंट हम लोग दिखा सकते हैं। लास्ट काम हम लोग का बैलेंस शीट बनाना। यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी एज ऑन 31st of March 2020। 20 था कि 2020 था शायद, हाँ 2020 आफ्टर एज रिटायरमेंट, आफ्टर एज रिटायरमेंट। लाइबिलिटीज एसेट। अच्छा, लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या है जो ओल्ड बैलेंस शीट है। फिक्सचर, सॉरी एसेट देखते हैं पहले हम। एसेट, एसेट में फिक्सचर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। फिक्सचर 30,000 है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि रिवाइज्ड वैल्यू को ही ये लोग रखना चाहते हैं, बी और सी, तो ये हो गया 39,800, ठीक है फिक्सचर। अच्छा, फिक्सचर के बाद कौन सा वैल्यू है? स्टॉक, स्टॉक में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1,70,000, 1,70,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री डेटर 6% का प्रोविजन, सन्ड्री डेटर 90,000, 6% का प्रोविजन, पीबीडीटी एट द रेट ऑफ 6%, मतलब टोटल तो इंक्रीज करके 6% ही हुआ ना, पहले 2 फिर 4, ठीक है। ओवरऑल 6% यहाँ से हटाने से ही हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 86,600, एक बार चेक करते हैं माइनस सही हो रहा है कि नहीं। 90,000 माइनस 5400, 84,600। अच्छा, गलत कर दिया मैंने, 84,600 हो जाएगा सन्ड्री डेटर, ठीक है। अच्छा, डेटर के बाद कैश, कैश अभी हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया, वहां पर हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल गया है 45,600। बस एसेट साइड कंप्लीट, 45,600। एक बार चेक कर लेते कितना आएगा। और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बनेगा, कैपिटल बी और सी का, और क्या होना चाहिए और क्या है देख लेते हैं। बस सन्ड्री क्रेडिटर है 40,000, इस पे कोई चेंजेस है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल कितना होगा वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। 75 और 2,25,000, 2,25,000 और 75,000 मतलब 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का ही तो ऐसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 3 लाख और 40, 3,40,000। इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 84,600 लिखा हुआ है, इस पे ऐड करते हैं 39,800 प्लस 1,70,000 प्लस 45,600, 3,40,000, ठीक है। दोनों साइड 3,40,000 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। 3,40,000 हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें देखो, विड्रॉल का जर्नल नहीं बनेगा? ओ हाँ, उसका जर्नल तो होना चाहिए, जर्नल हमारा बाकी रह गया। कैश इंट्रोडक्शन का भी जर्नल बन जाएगा, हाँ ये भी तो बनेगा ना, मेरा तो जगह ही उतना नहीं है। कैश इंट्रोडक्शन का भी एंट्री होना चाहिए और एस कैपिटल टू बीस कैपिटल भी होना चाहिए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, जो मैंने वर्किंग में लिखा वो वर्किंग में नहीं लिखी, यहाँ लिखने से बेटर होता क्योंकि यहाँ तो लिखना ही था। बीइंग अमाउंट पेबल टू ए बाई बी, और 1,62,334, 1,62,334 ये एंट्री होगा और दो एंट्री होगा, ठीक है। कोई यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जगह है 11th नंबर एंट्री में होगा, यहाँ पर जो कैश इंट्रोडक्शन हुआ वो करेंगे, ठीक है। ये वाला 20 कैपिटल टू कैश और कैश टू सीज कैपिटल, 20 कैपिटल टू कैश और 12th नंबर कैश टू
सीज कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री तीन एंट्री हम लोग का और भी होगा। तो 34,634 नहीं, कितना है 34,634, हाँ 34,634 ये विथड्रॉल है, और इंट्रोडक्शन है 32,34 32,34 बीइंग कैश withdrawal to make capital adjusted, being cash introduced and adjust the capital। एडजस्ट द कैपिटल तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। अगर मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है कोई बात नहीं, तुम लोग अपना लैंग्वेज लिख लो। यही लिखना है कि कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए जिसको कैश लाना पड़ा वो लाया, ठीक है। जिसका कम हो रहा था, जिसको कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ा वो इंट्रोड्यूस किया। अब तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर लो, ठीक है। ये एंट्री हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी सारे एंट्रीज हम लोग के हो गए, और रिटायरमेंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, बट विदाउट जेएलपी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेएलपी सीखेंगे। फिर यहाँ पर जो भी जेएलपी का क्वेश्चन हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ बाकी है, वो करने के बाद हम लोग जो है डेथ वाले चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फिर इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है जेएलपी स्टार्ट करने का। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जेएलपी फ्रेशली स्टार्ट करेंगे।